Am I audible? Yes, ma'am. Okay. This is our concrete lab. Everybody is aware, right? So Robin sir will guide us today. आप लोगों को आज guide करेंगे regarding your lab, and I hope स्क्रीन शेयर हो गया। स्क्रीन शायद आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। स्क्रीन हमारा दिख रहा है आप लोगों को? yes Robin sir, it is visible. ठीक है मैम। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सीमेंट का जो टेस्ट है उसमें दो टेस्ट हमने पहले ही डिवाइड करके रखा हुआ है। एक लैब में जो टेस्ट होता है लैब टेस्ट, और एक फील्ड टेस्ट। जैसा कि हमने बताया कि आप साइट पे हो तो कैसे पता करेंगे कि आपका जो सीमेंट है वो अच्छा है, गुड क्वालिटी का है, वो अच्छा स्ट्रेंथ देगा। तो ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए आप फील्ड पे भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो फील्ड टेस्ट है ये छोटा सा है, इसमें कैसे क्या करते हैं वो आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे सिंपली अगर कोई भी सीमेंट का बैग ओपन करते हैं आप साइड पे, तो उसमें आप पहले ये देखेंगे कि उसमें कोई भी लम्प्स ना हो। लम्प्स मतलब वो जो छोटा छोटा बॉल बन जाता है। ये बॉल जो सिर्फ सीमेंट में ही नहीं बनता, आप हमारे जो ईटेबल्स होते हैं, मतलब खाने वाला जो भी सामान होता है, जैसे बेसन हो गया, सत्तू हो गया, ये सब में भी ये आपको लम्प्स देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से सत्तू और बेसन में अगर लम्प्स आ जाए तो वो उसका क्वालिटी थोड़ा खराब हो जाता है। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी होता है कि अगर सीमेंट में लम्प्स पड़ जाए तो उसका स्ट्रेंथ वगैरह में डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को पहले ये चेक करना है कि अगर जब भी हम लोग सीमेंट का बैग ओपन करते हैं तो उसमें लम्प्स नहीं होना चाहिए। ग्रीनिश ग्रे कलर, इसका मतलब ये होता है कि अगर जो भी आपका सीमेंट हो वो ग्रीनिश देखने में हो, या फिर अगर आप एक चम्मच या किसी भी टूल्स पे आप सीमेंट को उठाते हैं, ठीक है, और उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, हीट करते हैं, तो उसका कलर जो है ग्रीनिश होना चाहिए। अगर वो ग्रीनिश शो कर रहा है इट मीन्स कि वो उसका क्वालिटी बढ़िया है। और जब कभी भी सीमेंट के बैग में आप अपना हाथ इंसर्ट करते हैं तो हाथ पे जो फील होगा वो ठंडा फील होना चाहिए। गर्म अगर फील होता है इट मीन्स कि वो खराब हो गया। अगर इन केस, जैसा कि हम यहाँ पे बता रहे हैं इस पॉइंट पे कि फील कूल व्हेन हैंड इंसर्टेड इन सीमेंट में, अगर सीमेंट बैग में आप अपना हाथ डालते हैं तो आपका हाथ में ठंडक महसूस होना चाहिए। अगर ये ठंडक महसूस ना हो, इसके जगह पर अगर गर्म लगे, इट मीन्स आपको ये समझ जाना है कि इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन हो रहा है, मतलब हीट रिलीज कर रहा है। और सीमेंट तभी हीट रिलीज करता है जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, जब वो मॉइस्चर या वाटर के कांटेक्ट में आता है। तो ये भी आप पता लगा सकते हैं, जैसे ही आप सीमेंट बैग में अपना हाथ रखेंगे, डालेंगे, तो अगर उसमें ठंडा फील होने के बजाय आपको गर्म फील हो रहा है, इट मीन्स कि वो आप सीमेंट का बैग आपका वाटर के कांटेक्ट में आ गया है, या फिर मॉइस्चर वाले एरिया में आने से ऐसा हीट ऑफ हाइड्रेशन हो रहा है, जिसके कारण आपका सीमेंट खराब हो रहा है। ठीक है। फील स्मूथ व्हेन रब्ड बिटवीन फिंगर्स, फिंगर पे अपना हाथ में ले करके सीमेंट को अगर फिंगर से रब करते हैं तो सीमेंट में स्मूथ फील होना चाहिए। अगर स्मूथ फील हो रहा है इट मीन्स कि उसमें लम्प्स नहीं है, उसमें कोई भी तरह का मॉइस्चर नहीं है। ठीक है। अदरवाइज अगर ये स्मूथ फील नहीं होता है इट मीन्स कि वो उसमें लम्प्स हो पड़ गया होगा, या फिर वो किसी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया होगा। और सबसे लास्ट जो है वो सीमेंट, 100 ग्राम ऑफ सीमेंट या फिर कुछ भी आप कोई भी अमाउंट ले सकते हैं, लेकिन 100 ग्राम अगर लेते हैं आप तो, और 100 ग्राम सीमेंट ले करके अगर आप एक बकेट फुल ऑफ वाटर उसमें अगर आप पानी पे छींटते हैं या छींटा मारते हैं सीमेंट से, तो वो सीमेंट सिंक कर जाना चाहिए। अगर वो इजीली सिंक कर जा रहा है स्लोली तो आपका सीमेंट का क्वालिटी अच्छा है। अगर सीमेंट लेकर के आप पानी पे उसको छींटे या उस पर अलाउ कर दिए, पानी पे फेंके उस पर, और सीमेंट अगर सिंक नहीं कर रहा स्लोली, इट मीन्स कि वो खराब हो गया है।
या फिर खराब हो रहा है। और अभी का जो मौसम है बरसात, इस टाइम में हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है सीमेंट के बैग्स पे, क्योंकि थोड़ा सा भी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है अगर सीमेंट का बैग, तो वो तुरंत ही मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करने लगता है। आप देखे होंगे कि स्लैक लाइन वगैरह जो लाइन को का देखे होंगे प्रोसेस, या वो जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है तो रिएक्ट करने लगता है और इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होता है। वही उसी की वजह से देखते होंगे कि वो जैसे पानी वगैरह बॉयल होता है तो कैसे आवाज करता है, सेम वही प्रोसेस आपको लाइन के साथ देखने को मिलता है। तो यहाँ उतना तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट नहीं होता है, लेकिन जो भी होता है इसके लिए हमें ये सीमेंट में ध्यान रखना होता है, खासकर मानसून डेज में। और मानसून के सीजन में अभी जब भी आप साइट पे हो काम करवा रहे हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखें, तभी आप अपने काम में क्वालिटी दे पाए। पिछले बार हम जब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का हम लोग लैब कर रहे थे तो वहाँ भी हम लोग IS कोड के बारे में पढ़े थे। जैसा कि पहले ही हमने डिस्कस किया था कि हम लोग जो भी लैब कंडक्ट कराते हैं या फिर जो भी लैब के बारे में एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे वो किसी का भी लैब का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, सर्वेइंग का हो, कंक्रीट का हो, ठीक है, या फिर सॉइल का हो, तो हर जगह एक इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है जिस कोड के थ्रू हम लोगों को डेटा प्रिपेयर करना पड़ता है। और उसी IS कोड में ही हमें वहाँ से ही हमें पता चलता है कि जैसे भी कोई भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कहाँ तक पहुँचना चाहिए, क्या उसका रिजल्ट हो सकता है, क्या प्रोसेस है उसको परफॉर्म करने का, ये सारा कुछ उस IS कोड में ही दिया रहता है। तो यहाँ और अभी तक हम लोग जो पढ़े उसमें देख रहे थे कि फील्ड टेस्ट कैसे करते हैं, फील्ड पे अगर हमें मतलब यूँ कहें कि हम लोग साइट पे हैं तो कैसे पता करेंगे कि हमारा सीमेंट अच्छा है या नहीं। तो उसके लिए ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको हमें याद रखना है, ये सब हम परफॉर्म कर सकते हैं साइट पे। और दूसरा, जब हम लैब में, हमारे पास लैब है, प्रॉपर लैब है सीमेंट को चेक करने के लिए, तो हम लोग ये सब फाइननेस टेस्ट सीमेंट का, फिर कंसिस्टेंसी टेस्ट, देन इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, साउंडनेस टेस्ट, ये सब हम लोग सीमेंट का लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इन सब के बारे में जो IS कोड है वो है IS 4031, IS 4031। और RCC जो आप बोल रहे थे अभी, उसमें कौन सा है, उसका कोड आप लोग RCC नहीं पढ़े अभी? नहीं सर, इस बार है। चलिए तो नेक्स्ट बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। सर 4 5 नहीं, हाँ 4 5 6। 4 5 6 ही है शायद, 2000। तो अभी हम इन सारे टेस्ट में से सबसे पहले हम लोग सीमेंट का फाइननेस टेस्ट करेंगे, फिर कंसिस्टेंसी। ये एक सीरीज ही समझ लीजिए, फर्स्ट में आपको फाइननेस टेस्ट करना है, सेकेंड में कंसिस्टेंसी, देन हम इनिशियल। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि फाइननेस के बाद हम लोग कंसिस्टेंसी में आएंगे, तो इसमें जो कंसिस्टेंसी टेस्ट में जो भी रिजल्ट रहेगा या जो भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसका कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड रिजल्ट हम लोगों को इनिशियल सेटिंग टाइम में यूज़ करना है। और सेम चीज़ फाइनल सेटिंग टाइम में, सेम चीज़ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में, सेम चीज़ टेंसाइल स्ट्रेंथ में यूज़ करते हुए आगे बढ़ना है। ये सारा इंटर रिलेटेड है कंसिस्टेंसी टेस्ट से, इसलिए ये सीरीज एक बना हुआ है इतना का, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो फाइननेस टेस्ट है इसको शुरू करते हैं। फाइननेस टेस्ट जो है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि फाइननेस टेस्ट है। अब फाइननेस टेस्ट में हमारे पास कितने मेथड्स हैं, सीव मेथड, एयर परमिलिटी मेथड और नर्स एंड ब्लेंस मेथड, वैगनर टर्बिडिमीटर मेथड, इसी को सेडिमेंटेशन मेथड कहते हैं। फाइननेस, सीमेंट का फाइननेस को जानने के लिए, उसको पता करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। सीव जो चलनी से चाल के करते हैं, जैसे हम लोग आटा वाला भी चालते हैं, तो सेम वही चलनी सीव मेथड। देन एयर परमिलिटी मेथड और वैगनर टर्बिडिटी मीटर मेथड। इसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है सीव मेथड,
लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़िया माना जाता है इसको एयर परमिटिविटी मेथड को। ठीक है, ये रिजल्ट अच्छा देता है, लेकिन सबसे इजीली में ये प्रोसेस, ये मेथड सबसे इजी में परफॉर्म हो जाता है। ठीक, तो हम लोग फाइननेस ऑफ सीमेंट, इस सीड, इसमें जो फाइननेस टेस्ट है इसको स्टार्ट करने से पहले, इस फाइननेस टेस्ट का जो मेथड है सबसे पहला सीड मेथड, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि फाइननेस ऑफ सीमेंट, इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डिग्री ऑफ फाइननेस ऑफ सीमेंट है पहला, डिग्री ऑफ फाइननेस ऑफ सीमेंट, ये क्या करते हैं, मेजर द मीन साइज ऑफ ग्रेन, कितना उसका डिग्री है, फाइननेस का डिग्री कुछ होता है, तो उसका जो मीन साइज है उसी से हमारा डिग्री ऑफ फाइननेस ऑफ सीमेंट पता चलता है। अब अगर फाइननेस ऑफ सीमेंट अगर घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो क्या इफेक्ट उसका आता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, ये कहावत तो हम लोग सुने ही हैं, सब कोई जानते हैं। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, तो इसीलिए कहा गया है यहाँ पे कि अगर सीमेंट का फाइननेस को इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो फिर क्या इफेक्ट आता है, तो वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो उसको हम एक एग्जांपल से यहाँ पे बताने का कोशिश किए हैं, और ये है कि अगर फाइननेस हम लोग इंक्रीज करते हैं तो सीमेंट का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सीमेंट का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब ये कैसे बढ़ता है उसको ये एग्जांपल से समझिए। सपोज ये जो आप यहाँ क्यूब देख रहे हैं 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का, सबको दिख रहा है ना, ये जो क्यूब देख रहे हैं आप, इसको एक पार्टिकल, एक यूनिट मान लीजिए सीमेंट का। सपोज कि एक यूनिट या एक पार्टिकल सीमेंट का हम लोग निकाल लिए बाहर, और वो उसका साइज क्या है 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, वो क्यूब के फॉर्म में उसको सपोज कर लिए हैं अभी कि एक सीमेंट पार्टिकल है जिसको हम लोग क्यूब फॉर्म में रखे हुए हैं। तो इसका जो वॉल्यूम है, इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वॉल्यूम हमारा आ जा रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया क्या होगा, ये 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, और इस तरह से हमारा कितना फेस है, 6 फेस है, इसलिए 2 इंटू 2 इंटू 6, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया आता है। ये हम जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो इफेक्ट है इस फाइननेस को इंक्रीज करने पर, जो पहला इफेक्ट है हमारा कि उस सीमेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो इसी को हम देख रहे हैं कि वो सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज करता है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखिए कि सपोज एक छोटा सा पार्टिकल है सीमेंट का, ये जिसको हम यहाँ पे शो किए हुए 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, एक क्यूब है। तो इसका क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, a⁻³ मतलब एक क्यूब, तो 2 का क्यूब 8। फिर अगर सरफेस एरिया निकाला जाए तो उसी तरह से सरफेस एरिया सब निकालने का सबसे आसान तरीका है कि इसका जो फेस है, एक फेस क्या है, सरफेस फेस का 2 इंटू 2 4, इस तरह से कितने फेस हैं इसके, 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सपोज कि हम इसी क्यूब को हम डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ दिए, मतलब फाइंड करना मतलब क्या, और भी उसको छोटा कर देना, फाइननेस मतलब तो वही होता है ना, और भी फाइन कर दी। इट मीन्स कि इस जो क्यूब है जो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का है, उसको हम ब्रेक डाउन कर दिए 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के फॉर्म में, और वो हमारा कितना पीस हो गया, यहाँ पे 8 पीस में हम लोग इसको तोड़ दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो सरफेस एरिया है इस टोटल का जो सरफेस एरिया है वो इस एक कंप्लीट से ज़्यादा है, मतलब इसी को हम लोग ब्रेक करके 8 पीसेस में बांट दिए, 8 इक्वल पीसेस में अगर हम इसको बांट देते हैं तो वो हमारा 8 पीसेस में बट गया, यहाँ एक 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर के फॉर्म में। अब अगर हम इसका एक क्यूब का अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ठीक उसी तरह से कितना क्यूब है, 8 है, तो 8 इंटू 1 8 सेंटीमीटर क्यूब, और सरफेस एरिया 8 इंटू 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ देखिए कि यहाँ जब हम लोग उस पार्टिकल को 8 पार्ट्स में तोड़ दिए तो सरफेस एरिया आया कितना 48, और जब वो सिंगल था तो कितना था 24, सीधा डबल हो गया। लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रह गया। देखिए वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रह गया। यहाँ देखिए वॉल्यूम, और यहाँ भी वॉल्यूम देखिए। वॉल्यूम जब ये सिंगल पार्टिकल था तब भी 8 सेंटीमीटर क्यूब था, और ये जब 8 डिफरेंट पार्ट्स में बट गया तो भी 8 सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, डबल हो गया। तो इस वजह से हम सबसे पहला इफेक्ट जो फाइननेस ऑफ सीमेंट को इंक्रीज करने से था वो क्या था कि सरफेस एरिया हमारा इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया सबसे पहला इफेक्ट है किसका। अगर हम सीमेंट का फाइननेस को बढ़ाते हैं तो उसमें सबसे पहला इफेक्ट जो आएगा वो आएगा सीमेंट का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब जब सीमेंट का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो कांटेक्ट विथ वाटर उसका बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखिए यहाँ एक पॉइंट हम पहले से लिखे हुए हैं, कांटेक्ट विथ वाटर। देखिए कांटेक्ट विथ वाटर, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा कांटेक्ट होगा वाटर से, ठीक है। जब ज़्यादा कांटेक्ट होगा वाटर से तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेशन जो है, हीट जनरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। और जितना ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा उतना ही जल्दी वो स्ट्रेंथ भी देगा, तो स्ट्रेंथ देने का टाइमिंग भी वो बढ़ जाएगा। जितना जल्दी वो रिएक्ट करेगा, जितना ज़्यादा वो हीट ऑफ हाइड्रेशन देगा उतना ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेकिन जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ एक सीमेंट दे सकता है आपको, वो कांस्टेंट रहेगा। चाहे वो स्ट्रेंथ आपको 2 दिन में दे दे, 10 दिन में दे, या महीना दिन में दे, जितना उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ आना है किसी भी कंक्रीट का वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। हो सकता है कि 9 किलो न्यूटन का स्ट्रेंथ देने के लिए आपको 10 डेज का टाइम लग जाए, या फिर वो 6 डेज में ही दे दे। लेकिन ये जो कंक्रीट, सपोज कोई कंक्रीट का स्ट्रेंथ उसका आना है 9 किलो न्यूटन, ठीक है, तो ये जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बारे में बोल रहे हैं कांस्टेंट है। सपोज ये 9 किलो न्यूटन है, ये स्ट्रेंथ आपको मिलना है किसी भी कंक्रीट से, और उसमें क्या हो रहा है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है। ज़्यादा होने के कारण आपको अर्ली स्ट्रेंथ दे रहा है, जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथ दे रहा है। लेकिन क्या है, वो इतना ही देगा, 9 किलो न्यूटन ही देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है। वो सरफेस एरिया सीमेंट का ज़्यादा है, इसलिए वो जल्दी से बहुत बेटर कांटेक्ट बना रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। और जब बेटर कांटेक्ट हो रहा है वाटर के साथ तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा हो रहा है। जब हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो हीट जनरेशन ज़्यादा हो रहा है, और जब हीट जनरेट ज़्यादा कर रहा है तो स्ट्रेंथ भी आपको जल्दी जल्दी दे रहा है, लेकिन जो उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा नहीं देगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? हम अभी तक सिर्फ बोलते जा रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं रहे। नहीं सर, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं। At least clear your doubts if you have any. सर फिल टेस्टिंग वाला में ना थोड़ा सा डाउट हो रहा है उनको। अच्छा, इधर एक बार क्लियर करते हैं फिर हम लोग फील्ड टेस्ट पे चलेंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट बचा हुआ है। सॉफ्ट कंक्रीट होगा, हाई होगा। कोहेसिवनेस मतलब क्या है, सीमेंट का जो है होता है, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाएगा। कब? जब सीमेंट का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वो वाटर से अच्छे से रिएक्ट करेगा, तब कोहेसिवनेस ऑफ कंक्रीट भी इंक्रीज कर जाएगा। और जब कोई भी कंक्रीट कोहेसिव होगा, अच्छा कोहेसिव होगा, उसका कोहेसिवनेस हाई होगा, तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस कम होंगे, इट मीन्स क्या कि जितना वाटर आप कंक्रीट में दे रहे हैं उस वाटर का यूटिलाइज वो सीमेंट बहुत अच्छे से कर ले रहा है, तो उसमें वाटर जो है एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो ब्लीडिंग भी आपका नहीं होगा। ब्लीडिंग मतलब क्या होता है कि जिस तरह ब्लीडिंग मतलब खून बहना, ये नॉर्मल में हम लोग समझते हैं, तो ये ब्लीडिंग का प्रोसेस जो है वो कंक्रीट में भी होता है। और तब होता है जब आप किसी भी कंक्रीट में एक्सेस वाटर दे दिए हैं, या फिर आप एक्सेस उसमें उसको क्या कहते हैं, वाइब्रेटिंग किए हैं, तो उसमें ब्लीडिंग होता है, ठीक है। और यही चीज़
सेम चीज ब्लीडिंग नहीं होने का, अगर नहीं हो रहा है, इट मीन्स क्या है कि सीमेंट जो है वो अच्छा, उसका फाइननेस अच्छा है, ज़्यादा फाइन है, और क्या है कि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, जिस कारण से वो वाटर के साथ अच्छा बॉन्डिंग बना रहा है, तो वो एक अच्छा कंक्रीट आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसके वजह से ब्लीडिंग नहीं हो रहा है। और ब्लीडिंग नहीं होना, कंक्रीट में ब्लीडिंग कम होना, नहीं होना, ये अच्छा माना जाता है। ठीक है। श्रिंकेज एंड क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड क्रैकिंग, ये जो है श्रिंकेज एंड क्रैकिंग, ये डिपेंड करता है आपका हीट जनरेशन पे। हीट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा श्रिंकेज भी होगा और क्रैकिंग्स भी प्रोड्यूस होंगे। तो ये एक डिफेक्ट है इसका। ठीक है। क्रैक्स नहीं आना चाहिए। श्रिंक, मान लो आपको कास्टिंग करना है, कास्टिंग कर रहे हैं 100 स्क्वायर फीट में कास्टिंग कर रहे हैं, तो श्रिंक कर गया तो अब मटेरियल कम हो गया उसमें, और आपको कंक्रीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो श्रिंकेज और क्रैकिंग ये थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए, इंक्रीज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो इसका लिमिट है उस लिमिट में रहे तो अच्छा है। वैसे भी कोई भी सीमेंट हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो कंक्रीट का, तो वो श्रिंक करेगा ही और क्रैक्स भी आएगा, लेकिन वो कुछ लिमिटेड में आएगा। जैसे कि अगर आप ये देखे होंगे क्या कहते हैं, आरएमसी, जो जहाँ रेडीमेड कंक्रीट मिक्स मिलता है, तो वहाँ से आरएमसी से अगर आप कंक्रीट ले करके अगर ढलाई करेंगे, आरएमसी से लेकर के अगर ढलाई करेंगे तो उसमें क्रैक्स आना तय है। ठीक है, उसमें क्रैक्स आते हैं। अभी तक का जो कास्टिंग होता है ढलाई का, रेसिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग में, उसमें कुछ ना कुछ क्रैक्स आते हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन होता है, तुरंत उसमें हम लोगों को सॉल्यूशन उसका देना पड़ता है, तो वो ठीक से बचाव उसका किया जाता है। लेकिन आप अगर कहेंगे कि 0% आपका क्रैकिंग रहे तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये हेयर क्रैक आता है जो सिर्फ अपर पार्ट ऑफ कास्टिंग में आएगा, उससे आपको कोई भी डिफेक्ट्स नहीं है। लेकिन अगर उस क्रैक्स को आप नेगलेक्ट कर देते हैं तो फ्यूचर में आपको दिक्कत हो सकता है। जैसे जैसे आपका स्ट्रक्चर पुराना होगा वो क्रैक्स से प्रॉब्लम होगा। ठीक है, लेकिन इनिशियल में दिक्कत नहीं करेगा। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर में बहुत तरह का कंडीशन होता है। कोई होता है कि उस जहाँ भी कास्टिंग हुआ उसके ऊपर फर्दर कास्टिंग नहीं होना है, तो उस केस में कुछ जो उसका प्रिवेंशन होता है क्रैक्स का, वो हमें तुरंत अप्लाई करना पड़ता है। और अगर कोई भी कास्टिंग है, जैसे फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सेकंड फ्लोर भी कास्टिंग होना है, तो उस केस में हम लोग उसको थोड़ा नेगलेक्ट करके भी आगे चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ बताइए, क्या आप फील्ड टेस्ट में कुछ पूछना चाह रहे थे? सर एक बार और, मतलब सर फील्ड टेस्ट में तो ऐसे हम लोग को दो ही चीज से पता चल सकता है ना ऐसे, और क्या जैसे? जैसे ग्रीनिश ग्रे कलर वाला आप बताएं, और लम्स वाला, और ये तीन कैसे पता चलेगा? देखिए, लम्प्स जो है वो आपको नेकेड आई से दिख जाएगा। ठीक है। हाँ। बेसन कभी भी आप घर में, इसका टेस्ट अगर आपके पास सीमेंट बैग नहीं है तो अगर बेसन, सत्तू, सूजी या फिर मैदा वगैरह कुछ भी आपके घर में रखा हुआ है एक लंबे टाइम से, मतलब अच्छे टाइम से, 1-2 महीना या 15 दिन से, और मॉनसून के टाइम में ज़्यादा ये देखने को मिलता है, तो आप उसको ओपन करेंगे, चाहे डब्बा में हो या प्लास्टिक में, किसी में भी हो, तो उसको ओपन करेंगे, अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया होगा तो उसमें लम्प्स दिखेंगे। ठीक है। और नहीं तो सीधा सा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। आटा लीजिए या फिर बेसन लीजिए, उसमें पानी डालिए हल्का, और अगर उसको टाइम पे आप मिक्स नहीं करते हैं अच्छे से तो उसमें लम्प्स आ जाता है। तो ये आता है मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से, पानी के साथ अच्छा से कांटेक्ट नहीं बना पाने से, या फिर सीधा आप समझिए कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से ये लम्प्स वगैरह जनरेट होता है सीमेंट में। तो अगर किसी भी बैग को आप ओपन करते हैं, सीमेंट बैग को, उसमें लम्प्स आपको दिख रहा है, इट मीन्स कि उसमें मॉइस्चर का इफेक्ट हो चुका है। ग्रीनिश ग्रे कलर दिखेगा। जब इसमें आप टेम्परेचर हीट देंगे तो ठीक है, ये आपका साइड पे नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट है,
फील कूल व्हेन हैंड इंसर्टेड इन सीमेंट बैग। अगर आप कोई भी सीमेंट बैग में अपना हाथ डालेंगे चेक करने के लिए, तो उसमें आपको ठंडा फील होगा। ऐसा लगेगा जैसे मतलब ठंडा ही लगेगा जैसा। अब ऐसा मत सोचिए कि फ्रिज में हाथ डालें वैसा ठंडा उतना फील नहीं होगा, लेकिन जो नॉर्मल टेम्परेचर है साइड का या जो भी होगा उससे थोड़ा ठंडा फील होगा आपको, तब समझिएगा कि सीमेंट आपका ठीक है। और अगर सीमेंट को उठाए अपने हाथ में लिए और उसको रब करके देख रहे हैं, जनरली हम लोग भी जब राशन का सामान खरीदने जाते हैं तो चावल गेहूं वगैरह उठा के देखते हैं, तो ठीक उसी तरह उठा के देखना है, उसको रब करना है। अगर वो स्मूथ रहेगा, जितना स्मूथ रहेगा उतना आपका हाथ इसको स्मूथ कर देगा, स्लिपरी भी हल्का करता है। तो वो चीज़ आप खुद से हाथ से रब करके देख सकते हैं। और साइड पे अगर कहीं पानी है, कोई बाल्टी में पानी है, कोई बकेट में, कहीं भी कुछ भी पानी है, तो उस पर आप स्प्रिंकल कीजिए सीमेंट को। 100 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, जितना भी हो पाता है उसको स्प्रिंकल करेंगे सीमेंट को पानी पे, तो वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाता है। अगर सेटल डाउन नहीं होता है या फिर सेटल डाउन होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इट मीन्स कि आपका सीमेंट डिफेक्टेड है। ठीक है, तो ये सारा तो हम लोग फील्ड पे कर ही सकते हैं। हाँ। और किसी को कुछ डाउट? आतिफ, नहीं मैम। कोई डाउट है बेटा? नहीं मैम ठीक है। मोहित, मोहित, यस मैम। यस मैम। एनी डाउट्स? मैम जो सर बता रहे थे जो फील्ड टेस्ट में जो सीमेंट को हाथ से मतलब जो रब करने से अगर बहुत ज़्यादा, मैम पता कैसे चलेगा? हो सके मैम बहुत ज़्यादा फाइन हो, तो अगर बहुत ज़्यादा मैम फाइन होगा तो मैम तो सर बोले कि जैसे कि अर्ली स्ट्रेंथ ही इसका ज़्यादा होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ में सर मैम उसका कुछ मतलब इफेक्ट पड़ेगा क्या? वो कांस्टेंट ही रहेगा या फिर उससे कम हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा फाइन? अल्टीमेट स्ट्रेंथ कांस्टेंट रहेगा किसी भी केस में। ठीक है, हो सर मतलब अब जब कितना? ज़्यादा फाइन होगा, अगर ज़्यादा फाइन होता है सीमेंट आपका, तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स है यहाँ पे आपको हमने लिख के दिखाया हुआ है कि अगर ज़्यादा फाइन है तो सबसे पहले कि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया जब ज़्यादा होगा तो वाटर के साथ अच्छा कांटेक्ट बना पाएगा। क्योंकि आप सिंपल सी बात को समझिए कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा वो वाटर को एक्वायर कर पाएगा, उतना ज़्यादा वो अच्छा से उसके साथ पानी के साथ बॉन्डिंग बना पाएगा। और कंक्रीट का स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं हर जगह पे वाटर और सीमेंट के रेशियो पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, वाटर सीमेंट के रेशियो पे डिपेंड करता है, ये मैम आगे आप लोगों को बताएंगे ही। तो वाटर सीमेंट का रेशियो जो है ये वो हम बहुत। थ्योरी में भी पढ़ेंगे मोहित, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन थ्योरी आल्सो। यस मैम, ओके मैम। ओके, हम रजनीश, यस मैम। कोई डाउट है बेटा? नो मैम। इसके बाद अभी हम टेस्ट लेने वाले हैं, सरप्राइज जितना सर ने यस पढ़ाया है। मैम। यस मैम। चंदन, यस मैम। क्या समझ आया बेटा, क्या समझाया आज सर ने? मैम सीमेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया सर ने। कैन यू नेम एनी वन प्रॉपर्टी? एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हो? मैम कोई सी प्रॉपर्टी होती है, और यदि फाइन पार्टिकल्स यदि ज्यादा फाइन हो तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और वाटर के साथ अच्छा कंबाइन करके वो अच्छा मतलब हार्डनिंग में मैम अच्छा प्रोवाइड करेगा मैम। और श्रिंकेज प्रॉपर्टी भी बताया मैम। और कुछ? और वैसे सीमेंट का मैम बाइंडिंग प्रॉपर्टी होता ही है मैम। क्या मतलब है अल्टीमेट बाइंडिंग प्रॉपर्टी का रजनीश? चंदन, क्या मैम? बाइंडिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है?
कि मैम सीमेंट जो भी हम लोग एग्रीगेट मैम कोई एक रेशियो में मैम मिक्स करते हैं तो वो बाइंड करने में हेल्प करता है मैम सीमेंट। ओके, सो सर ने अभी तक जितना पढ़ाया है सबको समझ आ गया है? यस मैम, अभी टेस्ट किया तो समझ में आ गया मैम, फील्ड टेस्ट और लैब Okay. टेस्ट के बारे में। ठीक है, रॉबिन सर वी कैन कंटिन्यू। हाँ मैम। तो इतना हम लोग फाइनेंस के बारे में पढ़े, इतना इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी था क्योंकि सबसे पहला टेस्ट हमारा जो लेबोरेटरी टेस्ट है वो है फाइनेंस टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो फाइनेंस से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या क्या एडवांटेजेस है, ये सब शॉर्ट में बहुत ब्रीफ में हम लोग देखे अभी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अपना जो पहला टेस्ट है फाइनेंस का जो सबसे पहला मेथड है सीड मेथड। उस पे सीड मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं चालनी विधि या चलनी विधि, ऐसे करके इसलिए हम बता रहे हैं आप लोगों को हिंदी में भी, क्योंकि जब भी आप एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे तो आपको वहाँ पे बाइलिंगुअल क्वेश्चंस दिखेंगे जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ रहेगा। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ सारा का सारा पेपर आपका हिंदी में होगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी काम होगा, जो रिपोर्ट तैयार होगा, वो सारा का सारा हिंदी में होगा। इसलिए आप लोगों को हिंदी भी थोड़ा बहुत सीखना जरूरी है सब चीज़ों का। तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो जो चीज़ डिफिकल्ट है, जो आपको समझने में बाद में दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लैब में भी देखे थे कि हम आपको हिंदी में भी हर मेथड का नाम लिख करके दिए थे। ठीक है, जिससे यही फायदा होगा जब भी आप लोग जॉब करेंगे इन फ्यूचर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो चलिए हम लोग सीड मेथड को स्टार्ट करते हैं। तो सीड मेथड का सिंपल सा प्रोसेस आपको समझा देते हैं कि हम लोग सीड मेथड कैसे करते हैं। तो फाइनेंस ऑफ सीमेंट को डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले हम सीड लेते हैं, और वो भी कितना, 90 माइक्रोन का सीड। 90 माइक्रोन का सीड बोलने का मतलब 9 नंबर का सीड। जो भी सीड हमारे कॉन्क्रीट लैब में है या फिर आप कहीं भी जाएंगे कोई भी लैब में, हाईवेज के लैब में, तो वहाँ पे सीड का नंबर होता है, और नंबर के साथ साथ उसमें आपका मार्किंग भी रहता है कि इसका जो कितने साइज का वो आपका सीड है। 90 माइक्रोन है, 20 mm है, 10 mm है, जो भी। ठीक है, तो हमें 90 माइक्रोन के सीड को लेना है। उस सीड पे हम एक सीमेंट सैंपल लेंगे, चाहे वो 100 ग्राम का हो, 200 ग्राम का हो या 50 ग्राम का हो। और वो जो इनिशियल में सीमेंट लेंगे उसका हम लोग पहले वेट कर लेंगे वेइंग मशीन से। ठीक, वेइंग मशीन से वेट करके लेंगे, या तो एग्जैक्ट 100 ग्राम लेंगे या तो एग्जैक्ट 200 ग्राम लेंगे, जितना भी लेंगे हम मेजर करके लेंगे। ठीक है, एंड देन हमें सीव करना है, उसको सिंपली सीव करना है। जो सीव करने का जो प्रोसेस है, आप लोग अभी तक जैसे भी जो भी जानते होंगे सीव करने का प्रोसेस, वो हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे आपका कॉन्क्रीट लैब हो या जियोटेक लैब हो, जब भी सीविंग का प्रोसेस आएगा तो आपको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यही 3 प्रोसेस में आपको सीव करना है। ठीक है, और ऐसे जैसे तैसे नहीं करना है, ये इसका प्रोसेस है। दोनों हाथ से आप पहले सीव को पकड़, फिर क्लॉकवाइज, फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका इजीली सीव हो जाएगा, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो सैंड हो, चाहे वो एग्रीगेट हो, या कुछ भी प्रोसेस आपको सीव करने में। सर तो ये तीनों प्रोसेस यूज करेंगे, तीनों में से कोई एक प्रोसेस यूज करेंगे? तीनों यूज करना है साथ में सर। और ये तीनों इसलिए यूज करना है क्योंकि सीव आपको 15 मिनट तक सीव करना है। ठीक है, 15 मिनट्स तक आपको सीमेंट का जो भी सैंपल लेंगे, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, उसको 15 मिनट्स तक सीव करना है। और बीच बीच में उसको ओपन करके देखना भी है कि
उसमें लम्प्स तो नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि जब आप सीव करेंगे तो लम्प्स आते हैं। ठीक है, अगर लम्प्स आ रहे हैं तो आप उसको हाथ से अपना रब करके उसको फोड़ दें लम्प्स, ताकि वो इजीली सीव हो जाए। और फिर आपको क्या करना है कि जो सीव हो गया वो, और जो रिटेन हो गया, रिटेन परसेंटेज यहाँ पे जनरली रिटेन परसेंटेज ही फाइंड करना होता है कि जो सीट के ऊपर 90 माइक्रोन सीट के ऊपर जो बच गया मटेरियल, उसका परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। तो वो परसेंटेज कैलकुलेट कैसे होगा, जो मटेरियल बचा हुआ है आपका सीट के ऊपर, जो सीट ने पास नहीं किया, रिटेन कर लिया, उसका वेट कर लेना है, उसको W2 मान लेना है। फिर जो टोटल वेट आप लिए थे सीमेंट सैंपल का, जैसे 100 ग्राम है या 200 ग्राम है, उसको W1 नीचे इंटू 100 करेंगे तो वो परसेंटेज दे देगा। ठीक है, अब ये परसेंटेज W2 में कितना कौन होना सा लेना है? एक बार फिर से बताएं, W2 में W2 कौन सा लेना है? W2 देखिए यहाँ पे हम लिख रखे हुए हैं। W2 मतलब होता है कि रिटेन ऑन 9 माइक्रोन। 9 माइक्रोन जो सीव लेंगे सीमेंट को सीव करने के लिए, सीमेंट को सीव करने के लिए जो सीव हम लोग लेंगे, उस पर जो मटेरियल बच जाएगा, जो नहीं सीव हो पाएगा, ठीक है, उसका हम लोग वेट कर लेंगे वेइंग मशीन पे। तो वो जो वेट होगा उसको W2 कंसिडर करेंगे, और फिर इस फॉर्मूला में पुट करके हम लोग रिटेन परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। और रिटेन यस परसेंटेज जो सर। है ओपीसी सीमेंट के लिए, जो सीमेंट ओपीसी होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, इस ओपीसी सीमेंट का मतलब होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इस ओपीसी सीमेंट के लिए हमारा जो परसेंटेज है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फाइननेस का रिटेन परसेंटेज जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और पीटीसी पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, आरएचसी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, IRST 40, इन तीनों सीमेंट का 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रिटेन परसेंट। मतलब ये तीन सीमेंट जो यहाँ पे दिख रहा है, पीटीसी, आरएचसी, IRST 40, ये सब ज़्यादा फाइन होता है ओपीसी से, ओपीसी से ज़्यादा फाइन होता है। ठीक है, इसका फाइननेस ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे साइन बना दिया, इसका फाइननेस ज़्यादा है ओपीसी सीमेंट से। और जो IRST 40 है, ये रेलवेज में ज़्यादा यूज होता है ट्रैक्स वगैरह बनाने के लिए, ट्रैक्स में जो स्लीपर्स होते हैं उसको बनाने के लिए। ठीक है, स्लीपर्स वगैरह का जो भी होता है, स्लीपर्स और पोल्स, उसमें यही सीमेंट आपका यूज होता है। तो यहाँ तक क्लियर है ये सीव कैसे करना है, सीव मेथड। यस सर, सीव मेथड की कुछ और पूछना है? मेथड के बाद एयर परमिटिविटी और नर्स एंड ब्लेंस मेथड। ये जो मेथड है वो स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट पे बेस्ड होता है। ठीक है, और ये सीव मेथड से ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देता है हम लोग। इसमें ज़्यादा हम लोग इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि जो पढ़ना था हम लोगों को सीव मेथड से पढ़ना था, ये हमें जानने के लिए है। ये ज़्यादा यूज भी नहीं हो रहा अभी, लेकिन ये अच्छा से हमें सीव मेथड से ज़्यादा रिजल्ट ये अच्छा देता है। इसमें जो एपरेटस यूज होते हैं, ली एंड नर्स, ये दो तरह के एपरेटस यूज होते हैं। इसका ड्राइंग मेरे पास अभी नहीं है इसका एपरेटस का, तो फिलहाल इतना ही आपको जानना है कि जो एयर परमिटिविटी और नर्स एंड ब्लेंड मेथड होता है वो स्पेसिफिक मेथड से सरफेस ज़्यादा अच्छा होता है। स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट पे बेस्ड है। ये ये जो टेस्ट है ये बेस्ड है स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट पे। ये ज़्यादा बेटर मेथड है सीव एनालिसिस से, मतलब सीव मेथड से ज़्यादा बेटर मेथड है। इसको एक और नाम से जानते हैं, वो क्या नाम है, ब्लेंस एयर परमिएबिलिटी मेथड, ब्लेंस एयर परमिएबिलिटी मेथड। ठीक है, और तीसरा मेथड हमारा वैगनर टर्बिडीमीटर मेथड और सेडिमेंटेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि हमें
सीमेंट में जैसे सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन का मतलब क्या समझते हैं? कोई भी जो वाटर में जो भी आपका पार्टिकल्स हो, हार्ड पार्टिकल्स, या फिर आप बोल सकते हो उसको फ्लोटिंग पार्टिकल्स, वो सेटल डाउन कर जाए धीरे धीरे वाटर में। तो ठीक उसी तरह से इसमें वैगनर टर्बिडोमीटर मेथड में जो वैगनर हैं वो ही इनको इंट्रोड्यूस किए थे, इसलिए उन्हीं के नाम से ये फेमस है। और इसमें जनरली सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि आपको एक कोई कंटेनर लेना होता है, उस कंटेनर में आपको केरोसिन भर देना है, और उस केरोसिन के ऊपर 1 ग्राम 10 ग्राम जो भी हो सकता है, आप ये सीमेंट को स्प्रिंकल कर दीजिए, और उसके बाद उसका वेट कीजिए कि वो कितने टाइम में सेटल डाउन होता है। ठीक है, वही उसका फाइननेस बताता है। ठीक है, तो ये था आपका फाइननेस ऑफ सीमेंट के बारे में। और अब कुछ सीमेंट के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस किए हैं फाइननेस के बारे में, फाइननेस ऑफ सीमेंट के बारे में। तो फाइननेस ऑफ सीमेंट में एक बड़ा सा पॉइंट हम लोग ये भी डिस्कस किए कि सरफेस एरिया, सीमेंट का सरफेस एरिया के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, तो सीमेंट का सरफेस एरिया के बारे में है किस लिए सर? सीमेंट का क्या चीज, जैसे ये सब जो टेस्टिंग जो एक्सपेरिमेंट है, ये मतलब कर क्या रहे हैं? मतलब ये जैसे एयर परमेबिलिटी जो ब्लेंड नट्स है, इससे होता क्या है? फाइननेस पता चलता है। देखिए यहाँ पे हम तो खुद लिख करके रखे हैं कि फाइननेस टेस्ट पता करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। सीड मेथड जो हर जगह आपको कराया सिखाया जाएगा और हर जगह आप इसको इजीली कर सकते हैं परफॉर्म। फिर एयर परमेबिलिटी मेथड, और इसी को कहते हैं नर्स एंड ब्लेंस मेथड। ठीक है, ये मेथड्स है, और इस मेथड से हम लोग सीमेंट का फाइननेस को पता करते हैं। और सीमेंट का फाइननेस हम लोग क्यों पता करते हैं, वो हम लोग अभी डिस्कस किए कुछ देर पहले ही, कि जितना ज़्यादा फाइन होगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छा उसका वाटर के साथ कांटेक्ट होगा सीमेंट का, और जितना ज़्यादा सीमेंट से कांटेक्ट अच्छा होगा, सीमेंट और वाटर का कांटेक्ट जितना बढ़िया होगा उतना बढ़िया हमारा कंक्रीट बनेगा। ठीक है ना। तो सरफेस एरिया के बारे में हम लोग अभी डिस्कस किए थे कुछ देर पहले। तो जो सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो सब हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हाई एल्यूमिना सीमेंट, इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ स्पेसिफिक एरिया नॉट लेस देन, तो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर में हम बता रहे हैं। ठीक है, ये यूनिट जो है इसका ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए 2250, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसी को ओपीसी भी कहते हैं। ठीक है, ओपीसी जो यहाँ पे लिखे थे उसी को हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, तो इसका भी 2250 होना चाहिए। फिर पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, ये पीपीसी जो है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, इसका 3000 होना चाहिए। फिर लो हिट सीमेंट, इसका 3200 होना चाहिए। ये इसका यूनिट क्या है, इसका सबका एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। सब सेंटीमीटर स्क्वायर में सब बता रहे हैं आप लोगों को, कोई एमएम और कोई फीट वगैरह कुछ नहीं है, सब है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, उसका स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए 3250। हाइड्रोफोबिक सीमेंट का 3500, IRST 40 का 3700। सुपर सल्फेट सीमेंट का 4000। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक एरिया किसका होता है, तो SSC सुपर सल्फेट सीमेंट। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, बीटेक क्वालिफाई करने के बाद क्या करना है आपको, SSC एग्जाम देना है। तो सबसे ज्यादा SSC, सबसे कम हाई एल्यूमिना सीमेंट। SSC कीजिएगा, उसके बाद कहाँ चला जाएगा, हाई कोर्ट में चला जाएगा। क्या रिजल्ट आपका। ठीक है, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया किसका है, सुपर सल्फेट सीमेंट का, और सबसे कम किसका है, हाई एल्यूमिना सीमेंट का। SSC से SSC एग्जाम दिए और हाई कोर्ट चले गए। चलिए ये सब रहने दीजिए।
यहाँ तक क्लियर हो गया आपको जो भी कुछ बताए? यस सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए।